देखिए, आज का जो टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लाल किताब मकान कुंडली। ठीक है। अब लाल किताब मकान कुंडली जो है वो हमारे लाल किताब का ही एक पार्ट है। तो लाल किताब मोस्टली मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं लाल किताब किसी को भी आता है, बट डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हम लाल किताब एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम केवल मकान कुंडली पढ़ेंगे। और मकान कुंडली जो है वो क्या है, आपके मकान के अनुसार, मतलब आपका जो घर है, ठीक है, आप कैसे घर में रहते हो, वो घर आपको कैसे इफेक्ट करता है, उस घर की चीजें आपको कैसे इफेक्ट करती हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग घर बनाते हैं, ठीक है, उनको मकान बनाना सूट करता भी है कि नहीं करता है। तो मतलब ए टू जेड हमारा जो टॉपिक होगा, मकान कुंडली जो टॉपिक है वो केवल हमारे घर के आसपास ही रहेगा। हमने केवल घर को कवर करना है कि घर से जुड़ी हुई चीजें आपकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो अब आपको एस्ट्रोलॉजी आता है चाहे नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सिंपल से मेथड से सीखेंगे, बहुत सिंपल सी चीजों से सीखेंगे। तो जो बिगनर लेवल के लोग हैं वो उनको भी इजीली समझ में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है तो वो तो चलो एक अलग बात है कि उनको लग्न कुंडली देखना आता है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उनको मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करती हूँ कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ देखनी पड़ेगी जो कंपलसरी है। बाकी ज्यादा हमें कुछ देखना नहीं है। जो कंपलसरी चीजें हैं बस वो हमको देखनी है, और उसके आधार पर ही हम पूरा मकान कुंडली का कोर्स जो होता है वो डिजाइन होता है, और उसी के अनुसार सारी प्रिडिक्शन करी जाती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ सबसे पहले कि आपने सभी ने कुंडली तो बनवाई होगी, अपनी नहीं बनवाई होगी, अपने बच्चों की बनवाई होगी, है ना? कुंडली तो बनवाई होगी, तो इतना तो पता है कि कुंडली दिखती कैसी है, इतना तो पता ही है सबको कि कुंडली यस दिखती मैम। कैसी है अब, है ना? अब अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो हमारा लाल किताब मकान कुंडली में आता है वो आते हैं आपके नवग्रह। अब 9 प्लैनेट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं, चाहे वो ऑकल्ट फील्ड से हैं चाहे वो नहीं है। सबको अपने 9 प्लैनेट्स पता यस मैम। है ना? सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न, राहु, केतु, वीनस। ठीक है, तो ये हमारे नवग्रह होते हैं और इसी के आधार पर हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको लग्न कुंडली दिखाऊं उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको 3 चीजें जो है नोट करनी है, जो जो चीजें हमारे मकान कुंडली में काम आने वाली हैं। और केवल उन्हीं चीजों को लेकर हम लोग चलेंगे, और उसी के आधार पर ही हम सारी प्रिडिक्शन करेंगे, हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। और जो स्टार्टिंग फेज में है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं इसको देखने से पहले भी जो पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ आप वो लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आप लिखिए कि मकान कुंडली में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले हमें लग्न कुंडली देखनी है, लेकिन लग्न कुंडली हम किसकी देखेंगे? लाल किताब कुंडली की। ठीक है। अब दूसरी बात, पहले आप लिख लीजिए तो मैं आगे बताती हूँ। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब मैंने बोला आपको लाल किताब कुंडली देखनी है, बट एक सेकंड रुकिए, ये लाल किताब कुंडली आपको देखनी है तो आप कैसे देखोगे? सबको पता है जब एस्ट्रो सेज में हम जाते हैं, तो एस्ट्रो सेज में जब आप जाओगे तो लाल किताब कुंडली के ऑप्शन में जाना, वहां से सबको अपनी अपनी लाल किताब कुंडली इजीली देखने को मिल जाएगी। एस्ट्रो सेज में जब आप अपनी डिटेल डालोगे, तो डिटेल डालने के बाद वहां पर आपकी जो कुंडली आती है वो वैदिक के अनुसार आती है। ठीक है, अब वैदिक के अनुसार आती है बट हमें वैदिक नहीं देखना है। वैसे तो अगर आप वैदिक के अनुसार भी देखना चाहते हो तो आपके लिए सिंपल सी चीज है, बस उसको समझना पड़ेगा फिर। ठीक है, वो लंबी चीज हो जाएगी क्योंकि वहां पर आपकी फर्स्ट हाउस में राशि कुछ और आ रही होगी, तो हमें इतना झमेला नहीं करना है। हमने सिंपल सी चीज करनी है कि वहां पर लाल किताब कुंडली का जो ऑप्शन आता है उस पर जाना है, और अपनी लाल किताब कुंडली खोल लेनी है। बस इतना काम आप लोगों को करना है। किसी को ना हाथ से बनानी है ना किसी को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है।
इतना करने के बाद जब आप लाल किताब कुंडली पर जाएंगे तो आपको इस तरह की कुंडली देखने को मिलेगी। इतना समझ में आया कि कहाँ से देखनी है? इतना तो समझ में आया। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरह की कुंडली देखने को मिलेगी। ठीक है। अब कुंडली देखो मैम, आप चाहे केपी बनाओ, चाहे आप नाड़ी, मतलब जितने भी आपके एस्ट्रोलॉजी के पार्ट हैं सब में कुंडली तो सेम ही दिखती है। ठीक है। ये जो हाउसेस हैं ये तो सेम ही दिखते हैं। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है वो तो सेकेंडरी चीज आ जाती है। लेकिन उससे पहले हम ये भी तो जानेंगे कि जो ये खाने बने हैं इसमें जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है और ये हमें देखने कैसे हैं। है ना? सबसे पहली चीज, कोई भी टॉपिक समझने से पहले हमें उसका बेसिक समझना पड़ता है ना? और बेसिक समझने के लिए अब हम ये समझेंगे कि लाल किताब कुंडली देखनी कैसे है हम लोगों को। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज होती है लाल किताब कुंडली। लाल किताब कुंडली में क्या होता है, आपका जो नंबर होते हैं वो वन। देखो सबसे पहले तो हम नंबर, ये हाउसेस की बात करें, जब हम कुंडली देखते हैं ना तो हम इसमें हाउसेस देखते हैं। ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना अलग अलग, 1 2 3 4, ये कुंडली के हाउसेस हैं। और कुंडली में कितने घर होते हैं? 12 घर। आपकी पूरी एस्ट्रोलॉजी 9 12 12 के ऊपर ही होती है। आप कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, चाहे आप वैदिक पढ़ो, चाहे आप केपी पढ़ो, चाहे आप नाड़ी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन 9 12 12 जो है वो बेसिक है। 9 12 12 क्या है? आप लिख लो, चाहे 9 आपके प्लैनेट्स हो गए। जो बेसिक कवर होता है वो यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसी के ऊपर सारी कुंडलियां बनती हैं। 9 आपके प्लैनेट्स हो गए। फिर मैंने क्या बोला? 9 12 12। अब 12 क्या हो गया? आपके राशियां हो गई। 12 राशियां होती है ना, सबकी अपनी अपनी राशियां होती है। 12 राशियां हो गई और 12 कुंडली के घर हो गए। ठीक है। कोई सी भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो वो 9 12 12 के बेस पर ही होती है। इसी तरह से जब हम लाल किताब कुंडली पढ़ते हैं तो इसमें 9 क्या हो गए? ये तो हो गए हमारे नवग्रह। आप देखो यहाँ पर राहु है, यहाँ पर शनि है, हाफ में लिखा है श, तो ये शनि हो गया। म लिखा है तो मंगल हो गया। च लिखा है तो चंद्रमा हो गया, केतु हो गया, सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया। ठीक है। तो ये जितने हैं ये तो आपके नवग्रह हैं। ठीक है। और जितने यहाँ पर नंबर लिखे हैं ये कुंडली के हाउसेस के नंबर नहीं है, ये आपके राशियों के नंबर हैं। आपकी 12 राशियां होती है ना, किसी की मेष होगी, किसी की वृषभ होगी, मिथुन होगी, है ना? तो ये आपकी 12 राशियां हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ? 9 12। अब एक और 12 बचा। लास्ट का 12 क्या हुआ? कुंडली के 12 घर। आपकी जो लग्न कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं और उन्हीं को हम चेक करते हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं और उसी के बेस पर हमारी सारी प्रिडिक्शन करी जाती है। ये तो बेसिक कोर है हर कुंडली का। आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ये चीजें बेसिक हैं, यही आपको पढ़नी है आगे तक। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यहाँ तक तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना? यहाँ तक तो समझ में आया, इजी सी चीज थी। 9 12 12, 9 आपके ग्रह हो गए। ठीक है, प्लैनेट्स हो गए। 12 आपकी राशियां हो गई और 12 कुंडली के घर हो गए। ठीक है। 9 प्लैनेट सबको याद होंगे और मोस्टली राशियां भी सबको पता होंगी। ठीक है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय कम है। बट ये है कि हमें मकान कुंडली पढ़ाना है तो इसीलिए मैं मकान कुंडली पर स्टार्टिंग, क्योंकि पूर्णिमा मैम को नहीं आता था तो मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन हो जाएगा और समझा भी दिया जाएगा ताकि आगे की चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके 12 है ना घर कुंडली के, सबसे पहले यहाँ पर जहाँ 1 नंबर, लाल किताब कुंडली इजी क्यों है? क्योंकि हमेशा आप देखोगे जिसकी भी कुंडली निकालोगे लाल किताब कुंडली आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इजी क्या हो गया? 12 ही घर हो गए कुंडली के और ऐसे ही काउंट किए जाते हैं कुंडली के घर। और इसी तरह से आपकी 12 राशियां होती हैं। तो ये आपकी काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। काल पुरुष मतलब
वन नंबर यहाँ होगा, टू यहाँ होगा, थ्री यहाँ होगा, फोर यहाँ होगा, तो यही कुंडली के हाउसेज है, इसी काउंटिंग में गिने जाते हैं। और यही काउंटिंग आपकी लाल किताब कुंडली में आती है। तो ये राशियां सेम टू सेम एज इट इज बैठ जाती हैं, और इनको हमने पढ़ना भी नहीं है। इनका हमारा कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। हमने तो केवल प्लैनेट्स पढ़ने हैं यहाँ। ठीक है, ये हाउसेस की चीजें पढ़नी है बस। दो चीजें अब। इतना तो समझ में आया कि कुंडली के ये घर होते हैं और कुंडली में राशियां ऐसे बैठती हैं। लेकिन हमने लाल किताब कुंडली में क्या पढ़ना है? लाल किताब कुंडली में हमने केवल प्लैनेट्स पढ़ने हैं और हमने घर पढ़ने हैं, राशियां हमने पढ़नी ही नहीं है। ठीक है, लाल किताब मकान कुंडली में आपकी केवल दो चीजें पढ़ी जाएंगी। आपके नवग्रह और आपके जो 12 घर हैं वो, बस उसके अलावा और कोई चीज नहीं है। बस यही दो चीजें आपको पढ़नी है, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके नवग्रह कौन से हैं और आपके 12 घर कौन से हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबकी अलग अलग कुंडली होती है, ये नंबर तो सेम होंगे सबके, लेकिन ये प्लैनेट्स होंगे ना, ये इधर उधर कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं, और इन्हीं को हमने पढ़ना है और इन्हीं के ऊपर हमने प्रिडिक्शन करनी है। किसी के प्लेनेट कहीं भी जा सकते हैं और इन्हीं नवग्रहों के आधार पर हमें सारी प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, आगे बढ़े हम। इतना तो हमारा हो गया कुंडली का बेस, कुंडली में क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लाल किताब मकान कुंडली। ठीक है। अब मकान कुंडली से आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या देखना है, मकान मतलब आपका घर हमें देखना है। लास्ट जब फ्री क्लास हुई थी, तो लास्ट फ्री क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई शनि कहाँ पे, क्योंकि आपका मकान का जो कारक है वो शनि है। ठीक है। तो हमने नवग्रहों को तो देखना ही देखना है, लेकिन मेन जो पॉइंट है हमारा वो सारा शनि के ऊपर बेस होगा, क्योंकि आपके जो घर का कारक होता है वो शनि होता है। तो हमें मेन पॉइंट जो लेकर चलना होता है वो शनि को लेकर चलना होता है। और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था, वो हमने शनि के बारे में रेमेडी सीखी थी, और शनि कहाँ बैठकर कैसे रिजल्ट देते हैं वो सीखा था। लेकिन आज टॉपिक थोड़ा अलग होगा। आज हम जब बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हम सारे नवग्रहों की बात करेंगे, और हम ये भी सीखेंगे, मेन पॉइंट तो शनि है ही, लेकिन हर इंसान के अपने एक प्लैनेट्स का ना कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर होता है या व्यवहार होता है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर किसी एक ग्रह का ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग ही उसको कौन सा घर सूट करेगा, किस तरह का घर उसको सूट करेगा। ठीक है, वो बताया जाता है। और मेन आपका शनि क्योंकि घर का कारक है, तो शनि को तो हम काउंट करते ही करते हैं, क्योंकि बिना शनि की मदद के आप घर नहीं बना सकते। ठीक है, जिस इंसान का भी घर बनता है बिना शनि की मदद के घर नहीं बनता। और यहाँ तक कि शनि ही बताता है कि आपको घर किस जगह पे मिलेगा, किस तरह का आपका घर होगा, किसके नाम पर आपको घर बनाना चाहिए, किसको घर बनाना सूट करेगा, किसको बने बनाए मकान लेने चाहिए। तो जितनी भी आपके घर से रिलेटेड चीजें हैं वो केवल शनि ही डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज, इफेक्ट सारे ग्रहों का आता है, क्यों? क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एक अलग प्लेनेट का प्रभाव होता है। तो उससे ये भी पता चल जाता है, मकान कुंडली आपकी ये भी बता देती है कि आप जिस घर में रह रहे हो एक्चुअल में वो घर कैसा होगा। आपका कौन सा ग्रह जो है, अब आप किसी की कुंडली जब देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इसका ये वाला प्लेनेट जो है वो स्ट्रांग है, तो इसका घर इस तरह का होगा, इस तरह के घर में वो रह रहा होगा पर्सन, या फिर इसको इस तरह की परेशानियां
जो है वो अगर मान लीजिए वो उस तरह के घर में नहीं रह रहा है तो उसको कौन सी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो चीजें भी आपको लाल किताब की मकान कुंडली बताती है। और उसके अकॉर्डिंग ही रेमेडी भी कराई जाती है। आपने बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा कि आप किसी घर में जाते हो, सपोज आपने नया घर लिया या नया घर बनवाया, तो कुछ लोगों की तो बहुत तरक्की हो जाती है। जैसे कि आप वास्तु में पढ़ते हो, वास्तु जो है वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है, बट हम इसको एस्ट्रो वास्तु में काउंट कर सकते हैं। मतलब आपका जो एस्ट्रो वास्तु है उसमें इसको कंबाइन करके हम और अच्छे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वैदिक से भी जुड़ा हुआ है और ये हमारे लाल किताब से भी जुड़ा हुआ है। और जिनको वास्तु आता है वो और अच्छे से इसको एस्ट्रो वास्तु के साथ कंबाइन करके बहुत परफेक्ट रेमेडी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो, आप किसी के घर का वास्तु करते हो, लेकिन आपने कोई चीज कहीं से कहीं शिफ्ट कराई या कोई एनर्जी कहीं से कहीं शिफ्ट कराई, बट जरूरी नहीं है ना कि दूसरा जो दो लोग अगर एक ही घर में रह रहे हैं तो दोनों के जो प्लैनेट है वो सेम पोजीशन पर होंगे चार्ट में, या सेम दूसरे को एक दूसरे को फायदा कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी का सूर्य स्ट्रांग है, किसी का शनि स्ट्रांग है, और अब वास्तु आपने कराया किसी के लिए, बट उससे क्या हुआ, उसका सूर्य स्ट्रांग हो गया, लेकिन जो शनि वाला है वो उसको बैड इफेक्ट भी तो देगा। क्योंकि नवग्रह तो आपके ऊपर हमेशा होल्ड करते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि नवग्रह आपके ऊपर होल्ड नहीं करते। उनका होल्ड हमेशा आपके ऊपर रहता है। ठीक है, उसी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि भाई सेम फ्लैट होते हैं, भाई जब आप फ्लैट में रहते हो तो सेम होता है ना, फ्लैट जो होता है वो सेम टू सेम होता है। अब आपने किसी का नीचे का वास्तु कराया तो उसको तो अच्छे रिजल्ट आए, बट ऊपर वाला जो है सेम उसी वास्तु में रह रहा है लेकिन उसको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि नीचे वाले का जो वास्तु आपने कराया, जो प्लेनेट उसको सपोर्ट कर रहा है, वो दूसरे को बैकफायर भी तो कर सकता है। तो इसीलिए जब आप वास्तु पढ़ते हो तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको एस्ट्रो वास्तु भी आना चाहिए, या मकान कुंडली अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको एक्चुअल में पता चल जाता है कि वास्तु के साथ उसके कौन से प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है और कौन प्लेनेट को ध्यान में रखते हुए उसको रेमेडी कराना जरूरी है, ताकि सारी जगह से ना सेफ साइड आप लेकर चलो। तो क्या होगा, आपका क्लाइंट आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा और उसको कोई चीज बैकफायर नहीं करेगी तो आपको ब्लेम भी नहीं करेगा। समझे? तो ये चीज इसीलिए मकान लाल किताब मकान कुंडली पढ़ाई जाती है और इसीलिए एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो लाल किताब मकान कुंडली क्या है, आपके वास्तु का ही एक पार्ट है। समझे? तो उसको हम वास्तु की तरह पढ़ेंगे लेकिन इजी वे में पढ़ेंगे, बस कुंडली के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यहाँ तक कि सारी हम क्यों पढ़ते हैं, मकान लाल किताब मकान कुंडली के क्या फायदे होते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इतना तो समझ में आया। और आपके नवग्रह और 12 घर इतना समझ में आया। अगर कहीं पर इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है तो वो बताओ। अच्छा। कृपा मैम, विजया मैम, पूनम मैम, आप लोगों को कोई डाउट है किसी चीज को लेकर? ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम जब मकान कुंडली पढ़ते हैं तो आपके ये 12 के 12 घर हैं, लेकिन मेन जो है आपके जो घर का वो होता है, मतलब आप जब कुंडली से हम सारी चीजें देखते हैं तो फर्स्ट हाउस तो आपके बारे में बताता है। ठीक है, इन शॉर्ट में समझाऊंगी सारी चीजें। ठीक है, और सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली बताता है, इसी तरह से हर हाउस आप ही के बारे में बताता है। तो आपकी कुंडली का जहां पर 4 नंबर आपको लिखा दिख रहा है वो आपके घर के बारे में बताता है कि आपका घर कैसा होगा, आपका घर किस तरह का होगा, घर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो घर किस तरह का रिजल्ट देगा आपको, किस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी कुंडली का फोर्थ हाउस बताता है। ये आपको ये भी बता देता है कि आपके घर के आसपास क्या चीजें होंगी, किस तरह का घर का स्ट्रक्चर हो सकता है, किस तरह कौन सी। अब फिर लाल किताब मकान कुंडली में हम ये भी पढ़ते हैं कि किस एज में आपको घर बनाना चाहिए, किस एज में नहीं बनाना चाहिए, और उसका इफेक्ट दूसरों पर कैसा आता है, आप पर ही नहीं, आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी क्या उसका इफेक्ट आता है। इसीलिए तो लाल किताब मकान कुंडली को लोग लाल किताब वास्तु कुंडली भी लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे वास्तु से कंबाइंड होता है।
ठीक है। अब जब हम सारी चीजें पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर आप किसी भी पर्सन को देखकर, उसके चार्ट को देखकर ये बता सकते हो कि इसके चार्ट में ये वाला जो प्लेनेट है ये स्ट्रांग पोजीशन पर बैठा है, तो आपको किस तरह के घर में रहना चाहिए और किस तरह के घर में नहीं रहना चाहिए। तो अभी तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा, सबसे पहले हम जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता तो वो प्लैनेट्स को, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि भाई किस पर्सन के ऊपर कैसे प्लैनेट्स का इफेक्ट होगा। तो मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें समझाती हूँ। तो हम प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन जो है आपका सन है। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने सारा शनि के बारे में आप लोगों को बताया था कि शनि इन इन हाउसेज में बैठता है, तो उसको किस एज में घर बनाना चाहिए, किस एज में नहीं बनाना चाहिए और क्या चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट है कि कौन से ग्रह के अनुसार आपको घर बनाना चाहिए, वो आज हम टॉपिक कवर करेंगे लाल किताब मकान कुंडली में। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सूर्य की बात करते हैं, तो आपको किसी भी पर्सन को देखना है। आप ये डरो मत कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आता तो मैं कैसे समझूंगी कि उसका कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग होगा। उसका फेस देखकर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर आप बता दोगे कि इसका ये वाला प्लेनेट स्ट्रांग होगा तो इसको इस तरह का घर बनाना चाहिए। ठीक है। उसके लिए हमें पर्टिकुलर किसी का चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जब हम, क्योंकि सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आता है आपका सूर्य। तो सूर्य प्रधान लोग मतलब किसकी पर्सनैलिटी में कौन सी चीजें हैं या कौन सा प्लैनेट उसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, किस ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर है। ठीक है। तो उसको देखकर समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये जानना है कि ये सूर्य प्रधान इंसान है, मतलब सूर्य का इफेक्ट इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, तो आप कैसे पता करोगे। और ये जो चीज मैं आज पढ़ा रही हूँ ना, केवल लाल किताब कुंडली में ही काम नहीं आएगी, वो हर जगह काम आएगी, इंसान को समझने में भी आपके काम आएगी। क्योंकि हर इंसान जब किसी एक प्लेनेट की एनर्जी को कैरी करता है ना, तो वो उसके स्वभाव को भी कैरी करता है। तो जब आप किसी से बात करोगे ना, तो किस तरह से आपको बात करनी चाहिए या उसके लिए कौन सी रेमेडी आपको बतानी चाहिए, वो भी आपके काम आएगी। तो प्लैनेट्स का स्वभाव आपको हर चीज में काम आएगा, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पढ़ो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, चाहे आप वास्तु पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ठीक है। नवग्रह तो आपके हमेशा लाइफ में रहते ही हैं, और उनका इफेक्ट जानना बहुत जरूरी है विदाउट कुंडली देखे। ठीक है। सबसे पहले जब हम सूर्य की बात करते हैं, तो सूर्य प्रधान लोग आपको कैसे मिलेंगे। आपको मोस्टली सूर्य प्रधान लोग हाइट में थोड़े ज्यादा मिलेंगे, बट जितनी उनकी हाइट होगी उतना ही वेट होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे हैं तो बहुत पतले हैं। अगर लंबे, जितनी हाइट होगी उतनी ही उनकी मतलब वेट होगा। होता है ना कई बार कि बहुत छोटे लोग आपने देखे बट बहुत गोल मटोल देखे, ऐसे नहीं होंगे। सूर्य प्रधान जो लोग होंगे, हाइट में भी उतने ही होंगे और वेट में भी उतने ही होंगे। मतलब कहते हैं ना, परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो सूर्य प्रधान लोगों का होता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी की हाइट 6 फुट है, तो 6 फुट वाला पर्सन जो होगा बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा, आपको फिट बॉडी वाला देखने को मिलेगा। देखने में ही पता चलेगा कि अच्छा ये ना, मतलब देखने में पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोग सूर्य प्रधान लोग होते हैं। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगी, आप इजीली पकड़ पाओगे लोगों को। ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा सूर्य प्रधान वाले लोग जो होंगे ना, उनका आपको ये माथा ना थोड़ा चौड़ा देखने को मिलेगा। जो उनका फोरहेड होता है ना, वो थोड़ा चौड़ा होता है। तीसरी चीज क्या होती है, आपको उनकी आंखों का कलर ब्लैक नहीं मिलेगा, थोड़ा हनी जैसा कलर होगा आंखों का कलर जो होगा। जब हम फेस रीडिंग करते हैं ना, तो फेस रीडिंग में भी आपके प्लैनेट्स का प्रभाव देखना पड़ता है कि आपके फेस के ऊपर और बॉडी स्ट्रक्चर पर कौन से प्लैनेट का प्रभाव है। तो ये चीज वहां पर भी लागू होती है और वहां भी काम आती है। ठीक है। तो कैसा हुआ,
सेम लंबाई हो गई, सेम चौड़ाई हो गई, थोड़ा माथा आपका चौड़ा हो गया, ठीक है। और आपको थोड़ा बात करते हुए ये पता चल जाएगा, जब वो बात करेंगे तो उनकी वाणी थोड़ी आपको हार्ड मिलेगी। मतलब जैसे आपने देखा है ना कि कुछ लोग बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, बहुत धीरे बात करते हैं, लेकिन सूर्य प्रधान लोग जब बोलते हैं ना तो उनकी वाणी थोड़ी भारी हो जाती है। वॉइस जब निकलती है तो थोड़ी भारी हो जाती है, टोन होता है ना जब टोन, तो वो थोड़ा भारी देखने को मिलेगा। तो भी आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सूर्य के इफेक्ट्स हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हम देखेंगे नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बताऊंगी। अब देखिए, आपने क्या देखा कि भाई ये सूर्य प्रधान इंसान है, सपोज वो किसी ऐसे घर में रह रहा है जो शनि प्रधान घर है। ठीक है, क्योंकि हर घर की एनर्जी से भी पता चलता है कि ये सूर्य वाला घर है या फिर शनि वाला घर है या फिर केतु वाला घर है, उसके इफेक्ट अलग होते हैं, वो आगे की चीजें हैं वो भी समझाऊंगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पर्सन सूर्य प्रधान है और वो शनि वाले घर में रह रहा है, तो उसको क्या होगा? उसको हेल्थ इश्यू होंगे, उसको बदनामी हो सकती है, कोई ना कोई उसके ऊपर लांछन लगा सकता है, गलत चीजों में उसको फंसा सकता है। तो कोई भी प्लेनेट जब एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है और आप उस तरह के घर में रहते हो, तो हमेशा बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और सबसे ज्यादा लांछन किस चीज में लगेगा? जॉब में, क्योंकि शनि आपकी जॉब का कारक है, प्रोफेशन का कारक है, और शनि ही आपकी इनकम का कारक है, तो उसका इफेक्ट आपकी इनकम पर भी आएगा। आपने कई बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग घर लेते हैं लेकिन वो लोन ही नहीं चुका पाते। उसका कारण भी ये होता है कि अगर आप सूर्य प्रधान हो, ठीक है, और आप शनि वाले घर में रह रहे हो, तो आप लाइफ टाइम लोन नहीं चुका पाओगे। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, बस मैं 1 मिनट में आती हूँ वापस। ओके। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी आपको वेट करना पड़ा 1 मिनट। ठीक है, इतना समझ में आया?
कि सूर्य प्रधान जो लोग होंगे वो कैसे होंगे और उसका इफेक्ट कैसा आएगा। चलिए मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, सूर्य प्रधान लोग मान लीजिए शनि के घर में रह रहे हैं, मैंने ये बोला। अब सूर्य का घर कैसा होता है, ठीक है, साथ साथ मैं ये भी बताते चलती हूँ कि सूर्य का घर कैसा होता है, ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। सूर्य का घर कैसा होगा, आप अगर किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, जिस घर में भी आप रह रहे हो, वहां पर आपको आंगन बीच में देखने को मिलेगा। अगर आपके घर में जितने भी आप लोग हो, आप कनेक्ट करना सारी चीजों से, ठीक है। अगर आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, और उसका जो आंगन है वो सेंटर में है, ठीक है, और जो आंगन है सेंटर में, वहां पर कोई भी अग्नि की चीज है, ठीक है, कोई भी अग्नि की चीज है, और उसके साथ साथ उसी आंगन में कोई पानी की चीज भी है, तो आप ये मान के चलना कि वो जो आपका घर है वो सूर्य प्रधान घर है। क्योंकि सूर्य प्रधान जो घर होता है, उसमें एक तो बीच में आंगन होता है। एक सेकंड, मेरी आवाज नहीं आ रही है? और लोगों को भी मैम आ मेरी रही आवाज है। नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। मैम आप कौन हो? मोटोरोला मोटो आप आ रही है मैम आवाज? एक बार अपना फोन चेक कीजिए मैम। ठीक है। तो सूर्य प्रधान जो लोग होंगे, उनका घर कैसा, सॉरी, सूर्य प्रधान लोग नहीं, सूर्य से रिलेटेड जो घर होगा, मतलब सूर्य वाला जो घर होगा, उसमें सेंटर में आंगन होगा। ठीक है, आंगन जो होगा, उसी आंगन में आपकी कोई ना कोई फायर की चीज होगी। अब पहले तो, ये तो जब देखो कुंडली जब देखी गई, जब बनाई गई, तो उस समय क्या होता था, आंगन में लोग अंगीठी भी रखते थे, बहुत सारी चीजें रखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अब तो एक तो फ्लैट सिस्टम हो गया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जो बहुत समय के साथ चेंज हो गई हैं। तो आप उसको मॉडर्न तरीके से भी ले सकते हो। लेकिन आपका जो घर है, अगर उसमें सेंटर में कहीं आपको आंगन देखने को मिलता है और उसमें ही आपको पानी की चीज होगी या फिर अग्नि की चीज होगी, तो इसका मतलब आपका जो घर है वो सूर्य प्रधान घर है। अब साथ में कंबाइन करते कैसे चलोगे आप दोनों चीजों को, आपको ये भी पता चलेगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो सूर्य प्रधान है कि नहीं है। जितने जितने प्लैनेट्स पढ़ोगे आगे पता चल जाएगा। और उसके साथ मेरा घर मुझे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, तो क्या किसी के घर के बीच में आंगन है? नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा के स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ये जो पर्सन है वो चंद्रमा वाला है? ठीक है, चंद्रमा जो होता है, एक तो वो गोल मटोल होता है और सुंदर होता है, मतलब आकर्षित होता है। अगर आपका कलर सांवला है चाहे गोरा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मून वाले लोग जो होंगे, उनको देखते ही अट्रैक्शन होता है, उनको देखते ही ऐसा लगता है कि इससे बात करो। ठीक है, अब वो उनके चेहरे पर ना अलग शाइन होती है, डलनेस नहीं होती। कई बार आपने ऐसे देखा है कि बहुत गोरे लोग भी हैं लेकिन चेहरा जो है वो डल है बहुत, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगते। लेकिन कुछ लोग आपको सांवले होने के बाद भी बहुत सुंदर दिखते हैं, उनके नैन नक्श बहुत सुंदर दिखते हैं, आंखें सुंदर होगी, नाक बहुत सुंदर होगी, होठ बहुत सुंदर होंगे। ऐसे लोग चंद्रमा प्रधान लोग होते हैं। खासकर आंखें बहुत सुंदर होती हैं, मून से जो कनेक्टेड लोग होते हैं उनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। और थोड़े से आपको गोल मटोल भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा पतले देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चंद्रमा के कारक हैं। ठीक है, और दूसरा, आंखें जो है ना आपको पानी वाली देखने को मिलेंगी, सूखी सूखी ड्राई आंखें नहीं होंगी। तो इसीलिए कहते हैं आंखों में चमक होती है, जो भी मून से लोग रिलेट करते हैं ना, तो उनकी आंखों में थोड़ी शाइन होती है, थोड़ी चमक होती है, पानी वाली आंखें होती हैं उनकी। ठीक है, और फेस बहुत अट्रैक्टिव होता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा सुंदरता का कारक है ना, और चंद्रमा अट्रैक्शन पैदा करता है, तो वो लोग दूसरे लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया मून से रिलेटेड, आपका व्यवहार मून जैसा है कि नहीं है। ठीक है, गोल मटोल होते हैं और बहुत हाइट नहीं होती। चंद्रमा वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत लंबे नहीं होते, आपको मीडियम हाइट वाले मिलेंगे। अब चंद्रमा वाले घर कैसे होते हैं, अगर आपका घर चंद्रमा वाला है तो आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पानी जरूर होगा।
घर के अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर के आसपास पानी जरूर होगा। चाहे आपके घर के पास कोई नदी है, चाहे आपके घर के पास कोई नहर है, पर पानी का स्रोत आपके घर के आसपास जरूर होगा। तो उससे पता चलता है कि आपका जो घर है वो चंद्रमा प्रधान घर है। ठीक है। अब देखो, सूर्य की और चंद्रमा की तो अच्छी बनती है, लेकिन दोनों के तत्व मैच नहीं होते। मान लीजिए आप सूर्य प्रधान लोग हो और आप चंद्रमा वाले घर में रह रहे हो। ठीक है, एक चीज तो बनती है कि चलो कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपकी फिजूल खर्ची बहुत होगी। जैसे मान लीजिए आप सूर्य प्रधान हो और आप चंद्रमा वाले घर में रह रहे हो, तो आपके पैसे रुकने में बहुत दिक्कत आएगी। तो स्पेशल सब चीजों के लिए रेमेडी कराई जाती है। ठीक है, अभी तो मैं बहुत, क्योंकि समय कम है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन इसको हम डीप में भी समझेंगे। ओके। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके बुध प्रधान लोग कैसे होते हैं। घर भी मैंने आपको बता दिया और इफेक्ट भी बता दिया। अब बुध प्रधान लोग कैसे होते हैं। बुध प्रधान लोग आपको उम्र में हमेशा कम देखने को मिलेंगे, उनकी एज का पता नहीं चलता। कई बार आप किसी की एज पूछते हो ना, ऐसा लगता है कि इनकी एज इतनी दिखती नहीं है ना, तो वो लोग जो होंगे वो बुध प्रधान लोग होंगे। ठीक है। बहुत चंचल स्वभाव के होंगे और मीडियम हाइट वाले होंगे, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है बुध वाले लोगों की। और बहुत एनर्जेटिक होंगे, उनके काम करने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बुध वाले लोग हैं। बहुत मीठा और बहुत अच्छा बोलने वाले। मीठा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, तो बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं, तो आपको बात करने से ही पता चल जाएगा कि ये बुध प्रधान लोग हैं। ठीक है। अब बुध वाले घर कैसे होते हैं। बुध वाले जो घर होंगे, आपको उनके घर में ना हवा आने के रास्ते बहुत दिखाई देंगे। उनके घर में खिड़कियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं। जो भी बुध वाले घर होते हैं ना, उनके घर में आपको मोस्टली खिड़कियां देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा बुध के बारे में अगर जानना है तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इनके घर में बहुत सारी खिड़कियां हैं, तो इनका घर जो है वो बुध प्रधान घर है। ठीक है। और दूसरा, घर का जो घर बना हुआ होगा ना, जो उसका मतलब कहते हैं ना कि बनाने का जो तरीका होगा, वो डिजाइन बहुत सुंदर होगा। बुध प्रधान घर बहुत सुंदर दिखते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं आपके जुपिटर की। अब देखिए जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो माना जाता है वो आपका हैवी प्लेनेट माना जाता है, जुपिटर वाले लोग आपको थोड़े मोटे भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मोटे लोग थोड़े आपको चंद्रमा वाले भी मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो जुपिटर के बारे में आपने जानना है, देखना है, तो जुपिटर वाले लोग भी आपको थोड़े हाइट में अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे सूर्य वाले लोग दिखते हैं ना, सेम टू सेम थोड़े से ऐसे ही आपको जुपिटर वाले भी मिलते हैं। लेकिन अंतर बस ये हो जाता है कि वो हाइट और वेट में काफी अच्छे होते हैं। जुपिटर वाले जो लोग होते हैं लंबे भी होंगे और चौड़े भी, मतलब कहते हैं ना सुडोल सा शरीर होगा, बढ़िया सा शरीर होगा उनका।
और चेहरे पर शाइन होगी। जुपिटर वाले लोगों के अगर आप नाखून देखोगे ना यहाँ से, तो आपको गोल आकार के नाखून मिलेंगे यहाँ से, और जो मतलब बहुत सुंदर, ये नाखून जो होते हैं ना बहुत सुंदर होते हैं ऐसे, बट ये जो शेप होती है ना ये गोल होती है। और सबसे अच्छी पहचान बताती हूँ कि जुपिटर वालों की ये जो फिंगर होती है ना, इंडेक्स फिंगर, उसमें ना तो कट होगा ना कहीं से टेढ़ी होगी, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी दिखती होगी। कुछ नहीं देखना आपने, अगर फिंगर देखकर ही पता लगा सकते हो कि इस पर्सन के ऊपर जुपिटर का कितना इफेक्ट है। तो जो अंगूठे के पास वाली फिंगर होती है ना वो बिल्कुल बढ़िया सुंदर, और उसकी जो नाखून की शेप होगी वो भी सुंदर होगी, और उसमें कहीं कट नहीं होगा और उंगली टेढ़ी नहीं होगी। जब आप ऐसे हाथ देखते हो तो आपको पता चलता है ना कि ये उंगली टेढ़ी है कि सीधी है, तो ये उंगली टेढ़ी नहीं होगी और थोड़ी लंबी होगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जुपिटर प्रधान होते हैं, मतलब बृहस्पति उनका स्ट्रांग होता है। और दूसरा, बात करने से कैसा पता चलेगा? उनकी बात करने से ना आपको हमेशा अध्यात्म की बातें सुनने को मिलेंगी, हमेशा आपको सही गलत में अंतर बताते हुए मिलेंगे, और जो आपको बहुत चीजें सजेस्ट करें ना लोग, जो मतलब बात बात पर कहते हैं ना कि समझाने की कोशिश करें हर चीज को। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होंगे वो जुपिटर प्रधान होंगे। अगर आपको कोई बात बात पर कहते हैं ना ज्ञान देता है, तो वो जुपिटर वाला है फिर। या हर बात पर आपको समझाने की कोशिश करता है, तो वो जुपिटर वाला है। अब जुपिटर के घर कैसे होते हैं? बृहस्पति के अगर आपको घर देखने हैं, तो बृहस्पति के घर भी आपको हवादार मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि खिड़कियां बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन आपको घर थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे और हवादार, मतलब जहां से हवा कंटिन्यूअस आती रहे और प्रकाश आता रहे। मतलब सूर्य का प्रकाश आप देखोगे मोस्टली ईस्ट फेसिंग फेसिंग जो घर होंगे ना, वो सूर्य में भी माने जाते हैं और बृहस्पति में भी। सबसे अच्छी पहचान है कि उगता हुआ सूरज अगर आपके घर के अंदर आ रहा है, तो आपका सूर्य भी स्ट्रांग होगा, मतलब वो सूर्य प्रधान घर है और वो बृहस्पति प्रधान घर भी है। अगर सूर्य की किरण आपके घर के अंदर आ रही है, आती हुई, ना कि जाती हुई। दूसरी मैम चीज। मैम हाँ मैम। पहले आती थी। अभी बिल्डिंग सामने बड़े बड़े टावर हो गए तो हाइड हो गए तो तो अब नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही है। ओके। तो तो अभी सूर्य प्रधान नहीं हो सकता है, मीन्स जुपिटर और नहीं सूर्य नहीं, प्रधान में। नहीं मैम, और भी चीजें हैं ना, क्या पता ऐसा हो, मैं बताती हूँ आपको। जो भी आपका बृहस्पति वाला घर होगा, आपके घर के आसपास या तो स्कूल होगा, घर के नजदीक में बोल रही हूँ मैं, जैसे कॉलोनियां होती है ना, कॉलोनियों के अंदर या तो मंदिर होगा या स्कूल होगा। सबसे अच्छी पहचान जुपिटर वाले जो घर होते हैं उनकी पहचान यही होती है कि आपके घर के आसपास या तो स्कूल होता है या फिर मंदिर होता है। तो इसका मतलब आपका जो घर है वो बृहस्पति प्रधान घर है, क्योंकि कोई ना कोई धार्मिक स्थल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम हिंदू हैं तो हम मंदिर देखते हैं, अब किसी भी कास्ट में हो, उनका जो भी चीज धार्मिक से रिलेटेड जो भी चीज है उनके घर के आसपास जरूर होगी। मतलब घर के अंदर आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल इतने पास होगा, तो इसका मतलब आपका जो घर है वो बृहस्पति प्रधान घर है। नमस्कार मैम। ठीक है, तो इसीलिए बृहस्पति के घर बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत पवित्र माने जाते हैं। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हो, एक और मिथ क्लियर करती हूँ। आप लोग बोलते हो कि घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अगर आपका घर बृहस्पति प्रधान है तो भी बहुत चांसेस है कि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ होगा। चाहे वो पहले कभी रहा हो, वहां से कटवा दिया गया हो, लेकिन वो आपको अपने आसपास जरूर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक चीज होती है कि पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास होता है, तो वो घर भी आपको बृहस्पति प्रधान ही होता है। बट क्योंकि पीपल का पेड़ अच्छा नहीं माना जाता तो लोग कटवा देते हैं, पर कई बार होता है ना कि कॉलोनी के अंदर है या घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है। अब मंदिर होगा, मंदिर में तो मोस्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो बृहस्पति वाले घर तो सबको सूट करते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम भी आती है अगर आप राहु प्रधान वाले लोग हो और बृहस्पति प्रधान घर में रहोगे, तो राहु आपको प्रॉब्लम करेगा, बृहस्पति नहीं पोमोग्रेनेट करेगा, नहीं खा लेकिन सकते राहु है, आपको खांसी है तो परेशान करेगा। पोमोग्रेनेट भी नहीं खा सकते है। विजया मैम प्लीज माइक म्यूट कीजिए। कोई बात नहीं। ठीक है। तो अगर आप राहु प्रधान हो और आप बृहस्पति वाले घर में रह रहे हो, तो आपको राहु परेशान करता है। ठीक है, बृहस्पति वाला घर आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा? राहु। ठीक है। मोस्टली जितने प्लेनेट आपने पढ़े हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ कि हाँ भाई हमारा घर इस चीज के पास है, तो हमारा घर किस चीज से रिलेट करता है। अभी तक किसी का कोई प्लेनेट ऐसा निकला कि हमारा घर, हमारे घर के आसपास ये चीज है, या हमारे घर के आसपास ये चीज है? मैम मेरे घर के पास मंदिर और स्कूल दोनों है। दोनों है, तो आपका घर फिर जुपिटर प्रधान है मैम। आपके घर में रोशनी भी अच्छी आती है मैम? जी मैम, हवादार है मैम। हवादार है, तो मैम आपके लिए एक चीज बोलो, आपके लिए आपका घर आपको बहुत सूट करता होगा। लेकिन मैम मैं क्या हूँ अभी मुझे अपना नहीं पता ना। मैम आपका चार्ट तो देखा है ना हमने, हाँ जी। इसीलिए मैंने बोला। बाकी और चीजें आपकी लाल किताब कुंडली से पता चलेंगी कि मैम एक्चुअल में आपका कौन सा प्लेनेट आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। मैं पुनर्वसु हूँ। हाँ, आप नक्षत्र। जुपिटर से प्रभावित हो ना मैम, तो इसीलिए हाँ आपको वही चीज मिली, क्योंकि आपका नक्षत्र वो दिखाता है ना, तो इसीलिए जी। आपको जुपिटर वाला घर मिला। जी। और बॉडी स्ट्रक्चर से भी पता चलता है कि आप जितने मतलब लंबे हो उतने ही हेल्थ में, ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो मोटे हो, है ना। तो सेम वही चीजें हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारे बोलने से, हमारे बातचीत करने से पता चलता है कि कौन से प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना। तो जैसे आप वास्तु करते हो ना मैम, तो वास्तु में हम इस चीज को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मकान कुंडली हमारी लाल किताब का वास्तु होता है। ठीक है मैम। जी मैम। अब नेक्स्ट आपका कौन सा प्लेनेट है? आपका फिर आता है शुक्र। अगर आप शुक्र प्रधान हो, सबसे पहले हम पर्सन की बात करते हैं, फिर मैं घर बताती हूँ। अगर आप शुक्र प्रधान हो, तो कैसे होंगे? क्योंकि शुक्र आपकी सुंदरता को दिखाता है, तो आप देखने में सुंदर होंगे। और सबसे अच्छी बात कि आपके जो हेयर होंगे वो थोड़े कर्ली होंगे, क्योंकि शुक्र आपके कर्ली हेयर्स को दिखाता है। ब्लैक कलर के होंगे, थोड़े ब्राउनिश हो सकते हैं, लेकिन कर्ली होंगे। वाणी बहुत सौम्य होगी, बहुत मीठा बोलने, शुक्र वाले लोग जो है बहुत मीठा बोलते हैं। ठीक है। और शुक्र वाले लोगों की हाइट शॉर्ट टू मीडियम होती है, मतलब कई बार छोटी हाइट भी होती है और मीडियम हाइट भी होती है। बहुत ज्यादा हाइट वाले नहीं होते और बहुत मोटे नहीं होते। आपको थोड़े स्लिम जैसे देखने को मिलेंगे। शुक्र वाले लोगों के कपड़े पहनने के ढंग से और बातचीत करने के ढंग से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो हमेशा कपड़े अच्छे तरीके से पहनते हैं। चाहे वो सस्ता पहने, चाहे वो महंगा पहने, लेकिन विदाउट प्रेस वो कपड़े नहीं पहनते। आपको उनके पास हमेशा अच्छी चीजें मिलेंगी। सही कह रहे हो सर आप। ठीक है। शुक्र आपकी सुंदरता, सौम्यता को दिखाता है, तो शुक्र वाले लोग सुंदर होंगे, सौम्य होंगे। और आपको शुक्र वाले लोग फूडी भी मिलेंगे, मतलब खाने पीने के शौकीन मिलेंगे, और खाने पीने में चूजी भी होते हैं। और अगर आप फेस में देखोगे तो उनके होंठ बहुत सुंदर होते हैं, शुक्र वाले लोगों के होंठ बहुत सुंदर होते हैं।
आंखें थोड़ी बड़ी होंगी, छोटी आंखें नहीं होंगी, थोड़ी सी बड़ी आंखें होंगी, कर्ली हेयर होंगे। ठीक है। अब शुक्र प्रधान घर कैसे होते हैं? शुक्र प्रधान घर, अब जैसे शुक्र सुंदरता का कारक है वैसे ही घर होता है। अगर शुक्र का प्रभाव आपके घर पर है तो आपका घर बहुत सुंदर होगा और इंटीरियर बहुत अच्छा होगा। जितने भी आपको अच्छे इंटीरियर वाले घर मिलेंगे ना, और थोड़े बड़े घर मिलेंगे, तो वो शुक्र वाले घर होंगे। ठीक है। और शनि हर जगह है क्योंकि शनि मकान का कारक है। अब वो तो डिपेंड ये करता है कि आपका शनि अच्छा है कि खराब है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। अभी तो हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि कौन से प्लैनेट्स का आपके ऊपर इफेक्ट है और घर कैसा दिखता है। शनि को तो हम हर जगह काउंट करते हैं। नेक्स्ट जब हम शनि पढ़ते हैं तो शनि के बिना तो हम मकान कुंडली पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मकान का जो कारक है वो केवल शनि है। और उसके बैठने से ही आपको पता चलता है कि आप किस घर में रह रहे हो और किस तरह की रेमेडी आपको करनी चाहिए, और किस एज में जाकर आपको घर बनाना चाहिए, कौन सी एज आपके लिए अच्छी होगी, और क्या चीज मतलब होता है ना कि आपको फ्लैट लेना चाहिए कि मकान बनाना चाहिए, किसके नाम पर बनाना चाहिए। वो सारी चीजें हमारे शनि के अंडर ही आती हैं। ठीक है। अब ये तो हम कहेंगे कि नहीं शनि वाला घर ऐसा होता है या शनि वाला, शनि वाले तो सारे घर होते हैं। ठीक है, घर का कारक ही शनि, और बिना शनि की मदद के आप घर नहीं बना सकते हो। और शनि खराब है तो आपको घर बनाना भी नहीं चाहिए, वो फिर किसी और के नाम पर बनाना चाहिए। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो शनि को हम काउंट नहीं करेंगे। हम राहु और केतु को जब पढ़ते हैं, ठीक है, अब राहु वाले लोग कैसे होंगे? क्योंकि देखो राहु और केतु जो है ना वो छाया ग्रह है। ठीक है, तो राहु केतु का प्रभाव मोस्टली सभी लोगों पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको वैसे भी देखना है कि हाव भाव से भी देखना है, बॉडी स्ट्रक्चर से भी देखना है, तो थोड़े से शातिर, थोड़े से चतुर चालाक जो लोग मिलेंगे, बातें करने में जो माहिर मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात बातों को इधर से उधर पहुंचाने वाले जो मिलेंगे, वो आपको राहु और केतु वाले मिलेंगे। पर राहु और केतु में अंतर ये होता है कि राहु के ठीक अपोजिट केतु होता है। राहु वाले लोग बातें बनाने वाले, बहुत झूठ बोलने वाले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप राहु वाले हो तो हमेशा ऐसे ही करोगे, लेकिन मोस्टली आपको राहु वाले लोग बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं, या झूठ आप उनका पकड़ नहीं पाते हो। थोड़ा चालाकी करने वाले और थोड़े मनी माइंडेड जो लोग होंगे वो राहु वाले होंगे। जिनको हर चीज पर केवल मनी दिखता है वो राहु वाले लोग होंगे। और अगर आपको कोई ऐसा पर्सन दिखता है ना कि ये बहुत झूठ बोल देता है या सच, मतलब झूठी बातों को भी सच बनाकर बोल देता है, तो वो उसके ऊपर राहु का इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है। पॉजिटिव वे में अगर राहु को देखा जाए तो जितने भी आईटी सेक्टर में लोग हैं उनके ऊपर राहु का प्रभाव होता है। तो जो भी आपको कंप्यूटर से जुड़े हुए काम करते मिले, वो भी अच्छे लेवल पर, ठीक है, जो भी आईटी सेक्टर में मिले सबके ऊपर राहु का इफेक्ट होता है। तो ऐसे लोगों के घर भी बहुत अच्छे होते हैं। राहु प्रधान लोगों के घर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बृहस्पति से बहुत दूर होते हैं, मतलब बृहस्पति के टोटल अपोजिट होता है। उसके आसपास आपको क्लब मिल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, शादी वेडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें होंगी, ना कि मंदिर होगा, ना ही आपका स्कूल होगा। अगर क्लब है घर के आसपास, पार्टी पॉइंट है घर के आसपास, पूल्स है, और बच्चों की चीज जैसे होता है ना हमारा क्या बोलते हैं उसको, गेम्स वाली जगह है जितनी भी, तो वो जितनी भी मॉल होंगे घर के आसपास अगर, तो वो राहु प्रधान घर है। अब देखो बड़ी सिटी में सबके आसपास कुछ ना कुछ होता है। अब ये मत बोलना कि मैम हम इस सिटी में रहते हैं तो हमारे घर के आसपास ये चीजें, जस्ट आपके मतलब घर के सामने से दिखाई दे या घर पर आवाजें आए, वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर आपकी ये चीजें पड़ती हैं तो वो घर उस चीजों को इफेक्ट करता है। ठीक है। अगर हॉस्पिटल होते हैं तो हॉस्पिटल आपके केतु को दिखाता है और मंगल को दिखाता है। अगर आपके घर के आसपास हॉस्पिटल है तो आपका घर जो है वो मंगल प्रधान है या केतु प्रधान घर। केतु के लिए और चीजें भी एडिशनल होती हैं, लेकिन आपके घर के आसपास अगर हॉस्पिटल है तो वो मंगल प्रधान घर है।
ठीक है। ठीक इसके अपोजिट क्या होता है? केतु। केतु भी आपके स्पिरिचुअल प्लेसेस को दिखाता है, तो आपके घर के आसपास मंदिर हो सकता है। और कई बार आपको पता है कि घर का जो लास्ट वाला घर जो मिलता है, मतलब गली के जो लास्ट वाला घर मिलता है, वो भी केतु वाले लोगों को मिलता है, जबकि उनको लेना नहीं चाहिए। हम केतु वाले लोगों को हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर केतु का इफेक्ट है ना, तो आप लास्ट वाला घर मत लेना। अच्छा, राहु की एक और पहचान है। राहु की पहचान क्या है? कि आपके घर के पास बिजली का खंभा जरूर होगा। उससे भी पता चलता है कि आपका घर राहु प्रधान है कि नहीं है। आपके घर के सामने है, तो फिर आपका घर राहु प्रधान है। केतु प्रधान घर क्या होगा? एक तो आपको गली के एंड में मकान मिलेगा, और आपके घर के आसपास भी आपको मंदिर देखने को मिल सकता है। स्कूल की बात नहीं हो रही है, केवल मंदिर अगर है तो आपका घर जो है केतु प्रधान घर है। और एकांत में अगर कहीं घर है तो भी केतु प्रधान घर है। हेलो मैम। आप जस यस सर। मैम मतलब टाउनशिप में तो प्राय सबका घर में इलेक्ट्रिक पोल है। दैट मीन्स सबका हो रहा हो प्रधान घर है। क्या सर? टाउनशिप में देखिए तो हर घर में एक एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो नहीं सबका क्या सर, राहु प्रधान घर है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना सर, जैसे हम वो लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगाते हैं ना, तो कई बार आपने देखा होगा कि जस्ट किसी के घर के सामने ही लाइट लगा रखी, मतलब वो खंबा है उसी पर लाइट लगा रखी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पर तो जाओगे तो हर घर की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो ऐसा नहीं, अब ऐसे तो सबके घरों में बिजली आती है ना, ऐसा तो कोई है हाँ, नहीं कि कोई बिना बिजली के रह रहा है। लेकिन स्पेसिफिक अगर किसी के घर के सामने दिख रही है, और वो भी बड़ी चीज दिख रही है, मतलब जो स्पेशल जहां से बिजली आ रही है लोगों के पास, तो उस चीज को हम बोल सकते हैं कि वो राहु प्रधान घर है। तो राहु का उसका कुंडली में राहु रहेगा फोर्थ हाउस में, ऐसा हाँ, कुछ है फोर्थ ना? हाउस में नहीं। भी हो सकता है, या फिर हाईएस्ट डिग्री पर राहु हो सकता है, लगन में भी राहु हो सकता है। अच्छा। तो वो बताता है कि आपको तो घर कैसा मिलेगा। ओरिएंटेड हाउस में भी वही प्रभाव पड़ेगा? हाँ, सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, लेकिन वो उसमें क्या दिखाता है? आपका पैतृक घर के पास होगा फिर। क्योंकि सेकंड नहीं हाउस मैम, आपकी सेकेंड हाउस पैतृक में संपत्ति को दिखाता है ना, तो वहां बिजली का खंभा हो सकता है। सेकेंड हाउस नहीं पूछा, ओरिएंटेड हाउस। रेंटेड, हाँ, अगर आप हम्म। रेंटेड हाउस में रह हाँ। रहे हो तो भी वहां पर भी बिजली का खंभा हो सकता है। क्योंकि ये तो दोनों चीजों पर हम्म। लागू होती है ना, आपका घर है और आपको रेंटेड घर भी ऐसे मिलेंगे अगर आप अच्छा राहु प्रधान हो अच्छा। तो। तो ये दोनों भाव को देखना पड़ेगा, जैस लग्न को और फोर्थ हाउस को। ये ना सर, लाल किताब कुंडली में देखना पड़ेगा आपको। अच्छा मैंने अभी अच्छा। स्टार्टिंग जब क्लास स्टार्ट हुआ था ना, तब समझाया था कि आपको कुंडली कैसे नहीं देखनी नहीं, है। चलो ठीक है, थोड़ा मोर लेट हो गया, मैं वीडियो देख दूँ, रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा सर। हाँ। आइए आइए, प्रोसीड। अब जैसे शनि प्रधान जो लोग होते हैं, उनको मोस्टली आप, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर घर नहीं होता उनका, हमेशा फर्स्ट फ्लोर पर होगा, सेकंड फ्लोर पर, जितने ऊपर जाओगे वो हमेशा शनि प्रधान घर होते हैं। अगर आप देखो तो शनि वाले लोग ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहते, ग्राउंड फ्लोर पर मंगल वाले घर होते हैं। मैम मेरा है ना एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे है, और एग्जैक्टली सामने है ना खंभा भी है, और एकदम लास्ट घर है मेरा। तो और आपका घर राहु के नीचे वाला भी है, मंदिर भी केतु है। वाला भी है। हाँ, और घर के नीचे मंदिर भी है मैम, शंकर तो भगवान का। बृहस्पति वाला भी है। और वो थोड़ी देर 1 मिनट चल के जाएगा ना तो स्कूल भी आता है, बड़ा ऐसा सब मिक्स है, पता नहीं चलता। मिक्स करके है, तो अब आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं सबके प्लैनेट्स का इफेक्ट वहां आ रहा होगा। क्योंकि पर्टिकुलर हाँ मेन हम किस पर देखते हैं मैम? अब जैसे आपका है, ठीक है, लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट क्या है? जिसके नाम पर घर होगा, जिसने घर में पैसे हाँ लगाए हाँ। होंगे। मेन हमें किसकी कुंडली देखनी है कि हमें किसकी तरह घर लेना चाहिए? जिसके नाम पर घर होगा। ठीक है। ओके। तो ठीक है मेन मैम। हमें उसकी कुंडली देखनी, वो रेमेडियल पार्ट में आता है कि किसके नाम पर घर है, तो हमें उसके लिए रेमेडी करानी पड़ती है अगर उसको कोई बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो। ओके मैम, चलेगा। ठीक है। तो ओके। ये इस हाँ तरह की समझ। चीजें जो है ना, ये हमारी सारी लाल किताब कुंडली में आती है। ठीक है, इसीलिए मैंने लाल किताब, एक मिनट मुझे दीजिए बस, मैंने इसीलिए लाल किताब मकान कुंडली का पूरा कोर्स डिजाइन किया है, जो मैंने केवल लाल किताब पर नहीं, आपके
वैदिक के पार्ट को और वास्तु के पार्ट को कंबाइन करके बनाया है। ठीक है, उसमें केवल ऐसा ओके नहीं है मैम। कि आपका केवल लाल किताब का पार्ट है, क्योंकि हम वैदिक वाले भी हैं, हमें वैदिक को भी कंबाइन करना है, और हमने क्या करना है, हमने वास्तु को भी कंबाइन करना है, बट बहुत ज्यादा वास्तु हमने केवल लाल किताब का वास्तु लिया है। ठीक है, तो मुझे अगर 1 मिनट का समय दो तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कोर्स में क्या क्या चीजें डाली हैं। आपकी मकान कुंडली क्या होती है, आपके ऊपर घर, आपका जो घर है वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है, आपके सैटर्न की पोजीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कब घर बनाना है, कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है, और जिसके नाम पर बन रहा है उसको अगर वो बन चुका है और प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, आपके घर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, और सबसे रेमेडी तो आएंगी ही आएंगी, लाल किताब की रेमेडीज तो कवर होंगी ही होंगी, लेकिन मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है, उस आप मान लीजिए सूर्य प्रधान घर में रह रहे हो और आप शनि प्रधान हो और वो घर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो घर के अंदर आप क्या चीजें चेंज कर सकते हो, क्या इंटीरियर कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग वो घर आपको सूट करे या वो फायदा दे, वो घर आपको फले, हमेशा बेनिफिट करता रहे, तो ये सारी चीजें हमारे कोर्स में आएंगी, जो लाल किताब मकान कुंडली का कोर्स होगा। ठीक है, स्टार्ट जो हो रहा है वो आपका 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग जो रहेगी वो 9 PM रहेगी, रात को क्लास रहेगी, ड्यूरेशन वैसे तो 6 डेज है बट 8 डेज इजीली जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत सारा है जो हमने कवर करना है। फीस जो है वो 1999 है, 1999 आपकी फीस रहेगी, लेकिन आज के लिए जो ऑफर है, बस आज रात 12 बजे तक का ऑफर है, अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो फीस जो रहेगी वो 1499 रहेगी, एंड साथ में क्या रहेगा, आपको 10 लाल किताब की रेमेडीज फ्री मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव जूम क्लासेस होंगी, आईएसओ एमएसएमई सर्टिफिकेट होगा, और पेमेंट नंबर है, नंबर शायद सबके पास मेरा है, और स्कैनर है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, पेमेंट नंबर मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स पूरा जो है लाल किताब, वैदिक और आपके वास्तु, इंटीरियर वास्तु को कंबाइन करके बनाया गया है, पूरा लाल किताब मकान कुंडली का कोर्स जो आपको हर जगह काम आएगा। इसमें हम पर्सन के प्लैनेट्स के इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, उनके घर भी पढ़ेंगे कि भाई कौन सा घर किस तरह का दिखता है, और अगर आप पर्टिकुलर किसी नेगेटिव घर में रह रहे हो, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीजों के अकॉर्डिंग आपको रेमेडी करनी चाहिए, तो जो लोग वैदिक वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो लोग वास्तु वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो लाल किताब वाले हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बट मोस्टली ये जो मैंने ना इसमें वैदिक का D4 चार्ट भी कंबाइन किया है, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ हाउस जो आपका D4 चार्ट होता है, जो आपके घर को, प्रॉपर्टी को दिखाता है, किस तरह की प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगी 2,000 फीस बहुत कम है, अगर इसकी फीस कोई 5,000 भी लेता है ना वो भी बहुत कम है, जितना कोर्स मैंने प्रॉपर डिजाइन किया है आप लोगों के हिसाब से। और सबको पता है कि मैं हमेशा कोर्स जितना बोलती हूँ उससे ज्यादा देती हूँ, अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी वाले जितने स्टूडेंट हैं ये सबको पता है कि मैंने जितना समय बोला था उससे ज्यादा मैंने पढ़ाया है, और मैं और भी एक्स्ट्रा चीजें देती हूँ। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, आप अगर पूरा पेमेंट 12 बजे तक नहीं कर पाते हो तो कुछ अमाउंट आप पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। ठीक है, बाकी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हो, चलेगा, बट कोर्स जो होगा वो 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा, और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, और कोर्स में जितना चीजें आज आपने सीखी है वो तो मैं बोलती हूँ कि बहुत छोटी सी चीजें हैं, हमने बहुत सारी चीजें कवर करनी है, हमने सारा कुछ पढ़ना है, उसके अंदर लाल किताब भी पढ़नी है, वैदिक भी पढ़नी है, और वास्तु भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, जिसको भी कोर्स के अंदर एनरोल करना है वो मुझे बता दीजिएगा, और आपके नोन में भी जो हो किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज शेयर कीजिएगा, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है वास्तु में, और जिनको वास्तु नहीं समझ में आता वो लोग भी ये कोर्स करके आगे अपने वास्तु की चीजें जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारा अभी कौन सा प्लेनेट रह गया है, हमने कौन सा प्लेनेट कवर नहीं किया है, बताइए जरा। मोस्टली मुझे लगता है हमने सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए हैं। अब जरा मुझे ये बताइए